Good morning, class. Today we will start the chapter number 7, Conservation of Animals and Plants. Okay? So अपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कई तरह के प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट यानी कि एक इतना वाइड रेंज एरिया जिसमें कई सारी लॉट्स ऑफ स्पीसीज प्लांट की भी और एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सभी की स्पीसीज पाई जाती है। नाउ आपने सिमिलरली फॉरेस्ट के जैसे ही डेजर्ट के बारे में भी सुना होगा। डेजर्ट में भी कई प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह वाइड रेंज में या वाइड वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि जीवों में या लिविंग थिंग में जो भिन्नता है, डिफरेंस है कि कोई किस रीजन में रह सकता है, कौन से प्लांट किस रीजन में डेवलप हो सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें प्लांट भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक आ गए, वो सभी अपने अपने पर्टिकुलर रीजन में ही सर्वाइव कर सकते हैं और उनके बीच में जो आपस में डिसिमिलरिटी है अकॉर्डिंग टू उनके हैबिटेट को लेकर, अकॉर्डिंग टू उनकी फूड हैबिट को लेकर, ठीक है, उनके सर्वाइवल को लेकर, यही टर्म कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। अदर वर्ड्स में अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिचनेस ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट में पाई जाने वाली बहुत सारी स्पीसीज, ठीक है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट की है, ग्रासलैंड की बायोडाइवर्सिटी अलग, ठीक है, और रेन फॉरेस्ट, ये सभी की अलग अलग होगी क्योंकि यहाँ पर जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स, एनिमल है उनमें कोई अलग क्वालिटी होगी जिसके कारण वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह पोलर रीजन में रहने वाले प्लांट, एनिमल की अलग क्वालिटी है, अलग हैबिटेट है जिसके कारण वो उस रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज जो हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गए, एल्गी, फंगे, प्लांट, ठीक है, और एनिमल्स सब कुछ इंक्लूड हो गए। ठीक है, उन्हें एस्टिमेट किया गया है कि टोटल इतनी स्पीसीज अर्थ पर है, बट हम यहाँ पर अभी तक में सिर्फ 1 और 2 मिलियन स्पीसीज ही जान चुके हैं। मतलब अभी तक हमने जो रिसर्च की है और जितनी भी स्पीसीज हमें मिली है प्लांट की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इन सब में से सिर्फ हम अभी तक 1 और 2 मिलियंस ही अप्रोक्स जानते हैं इसमें से, और टोटल इतना अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टोटल स्पीसीज कितनी होती हैं, 10 मिलियन। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम ये पढ़ेंगे कि क्या कारण है जो बायोडाइवर्सिटी इसका लॉस होता जा रहा है। जैसे कि डेजर्ट एरिया डिस्ट्रॉय होता जा रहा है तो वहाँ के एनिमल, प्लांट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है तो वहाँ पर रहने वाली स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो ये सब ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का ही लॉस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी कैसे डिस्ट्रॉय होती जा रही है, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ टर्म जो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे टर्म रिलेट करते हैं जिससे वो मिलकर बनी है। जैसे सबसे पहले स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स का ग्रुप जो दिखने में सेम हो, जो बिल्कुल सेम टाइप की ब्रीडिंग यानी कि आपस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसमें हो सकती है या अपनी न्यू यंग वन को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें ब्रीडिंग प्रोसेस हो, इंटरब्रीड हो सकते हैं, जो साथ में रह सकते हैं ग्रुप बनाकर, वैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स का ग्रुप हो या फिर प्लांट का ग्रुप हो, ये कहलाता है स्पीसीज। जैसे कि होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आपको बता दूं मैं, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है। मतलब हम लोग जो है ना, आपने पढ़ा होगा कि हर लिविंग थिंग का यहाँ पर साइंटिफिक नेम डिस्क्राइब किया जाता है, तो इसमें से जो लिविंग थिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, जितनी भी जो प्रेजेंट है जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन्हें हम कहते हैं स्पीसीज। ओके,
तो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है। नाउ सेकेंड टर्म इज इकोसिस्टम। अब आपने कई सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ देखी होगी। कम्युनिटीज़ मतलब इनके ग्रुप, जहाँ पर ये मिलजुल कर रहते हैं। सारी सेम टाइप की स्पीसीज साथ में रहती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो ये जब आपस में इंटरेक्ट करते जैसे कि अब हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और हमारी पूरी एक कम्युनिटी है। जैसे कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबकी एक कम्युनिटी कंप्लीट हो चुकी है जो कि ह्यूमन बीइंग स्पीसीज़ या होमो सेपियन स्पीसीज़ की है। ठीक है। अब उसी तरह हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं जिनसे हम अपना फूड लेते हैं, वो प्लांट्स की सारी एक स्पीसीज़ में कंबाइन कर लो। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, जो कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है। तो जब यही एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है, इनका इंटरेक्शन जब किसी स्पीसीज़ से होता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारी एक स्पीसीज़ है, अब हमारा इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? हमें वाटर भी चाहिए, हमें सॉइल भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए। ठीक है। और साथ में हमें प्लांट्स भी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के थ्रू ही हम अपनी ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं और प्लांट्स को हमसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है। और इस तरह से प्लांट्स अपना खाना बना पाएंगे जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो, और प्लांट से जो ऑक्सीजन मिलेगी उससे हम ब्रीदिंग प्रोसेस कर पाएंगे। तो इस तरह जब एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ से और एनवायरनमेंट के दूसरे फिजिकल फैक्टर जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर, ठीक है, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जिस तरह से इंटरेक्ट करती है, जिस तरह से एक दूसरे पर सब डिपेंड होते हैं, ये कंबाइंड सिस्टम कहलाती है इकोसिस्टम। यानी कि हम ये कह सकते हैं एन इकोसिस्टम इज मेड अप of all the plants and animal and microorganism in the area along with the non-living components such as climate, soil, water, etc. यानी इकोसिस्टम क्या है? ऐसी नंबर ऑफ स्पीसीज के ग्रुप से मिलकर बनी हुई एक ऐसा सिस्टम जिनमें सारी कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड होती है, साथ में वो क्लाइमेट, वाटर, सॉइल ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट पर भी डिपेंड्स होती है। तो इन सब का कंबाइन फॉर्म कहलाता है इकोसिस्टम। ठीक है। जैसे हम बायोटिक कम्युनिटी का क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? एबायोटिक कम्युनिटी से या एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन, है ना। यानी इकोसिस्टम हमें क्या सिखाती है? कैसे कोई बायोटिक मतलब लिविंग थिंग जो प्लांट या एनिमल्स है, और किससे रिलेट करता है या किससे इंटरेक्ट करता है? एबायोटिक फैक्टर से, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वाटर है, सॉइल है, एयर है, क्लाइमेट है, ठीक है, हीट है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इकोसिस्टम। नाउ एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम आर, जैसे कि फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में कई सारी स्पीसीज़ है जो एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के लिए फूड अरेंज होता है उन्हीं के थ्रू, एक दूसरे से कुछ ना कुछ उन्हें लेन देन या प्रॉफिट रहता है। ठीक है। डेजर्ट है, डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है। माउंटेन है, माउंटेन की इकोसिस्टम अलग होती है, वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ के नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे सॉइल है, वाटर है, ये सब अलग होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। पॉन्ड का है, एक रिवर की बात करें तो वो भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है। जिसमें वाटर के अंदर कई सारे प्लांट्स और कई सारे एक्वेटिक लाइफ्स होती है, और उनके साथ एबायोटिक फैक्टर यानी कि रेत, जो सैंड उनके अंदर पाई जाती है, और वाटर खुद हैं, तो ये सब एक इकोसिस्टम ही हुई। नाउ हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट मतलब एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें प्लांट और एनिमल की स्पीसीज है अपना जीवन बिताती है, सरवाइव कर पाती है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी कर सकती है, यानी कि अपने सूटेबल एक ऐसा आसपास का वातावरण जो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए एबल बनाता हो। जैसे कि हम लोग अगर जिस क्लाइमेट और जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ हमें वाटर, ऑक्सीजन सब कुछ मिलता है ना, हमारे सूटेबल वेदर है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन अगर हमें पोलर रीजन में छोड़ दिया जाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और कम होता है। तो हमारी बॉडी किसके अकॉर्डिंग बनी है? जहाँ हम रहते हैं वहाँ के हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो अभी हमें जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारा हैबिटेट कहलाता है, जहाँ पर हम इजीली सर्वाइव भी कर सकते हैं और हर स्पीसीज़
वहाँ पर सरवाइव कर सके, जो उनका सूटेबल एटमॉस्फेयर है, सूटेबल आसपास की सराउंडिंग है, उसी को हम हैबिटेट भी कह रहे हैं। और उसी हैबिटेट में वो अपने यंग वन को भी जन्म दे सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है, ताकि उसी जगह पर उनकी स्पीसीज भी चलती रहे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पहले हम ये पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी में कई वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और जो अपने अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी रहते हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर। यानी कि हम हर कंपोनेंट की बात करें अगर बायोडाइवर्सिटी में, तो उसमें छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि बायोडाइवर्सिटी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है, क्योंकि एनवायरनमेंट कब बन पाएगा, जब उसके अंदर लिविंग थिंग रहेगी, नॉन लिविंग थिंग रहेगी, और सभी लिविंग थिंग या जितनी भी स्पीसीज है सब एक दूसरे से इंटरेक्शन करती रहेगी, सभी को एक दूसरे के लिए ज़रूरत पड़ेगी फूड के लिए या दूसरे पर्पस के लिए या लाइफ सर्वाइवल के लिए, तब जाके हमारा एक एनवायरनमेंट कंप्लीट हो पाएगा। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे एनवायरनमेंट को कंप्लीट करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। और हम इकोनॉमिकली डिपेंड्स होते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी पर, जैसे कि हम बहुत सारे फूड आइटम्स गेन करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीड्स, है ना। कपड़ा पहनने के लिए हमें क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए जो कि कॉटन जूट से मिलता है। मेडिसिन्स चाहिए, वुड चाहिए, ऑयल चाहिए, ठीक है। ऑयल किससे लेंगे, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। तो ये हम अलग अलग प्लांट से लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हर प्लांट की स्पीसीज से हमारी ह्यूमन बीइंग स्पीसीज इंटरेक्शन करती है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि कॉटन प्लांट है, तो कॉटन की स्पीसीज यानी जितने भी कॉटन प्लांट्स होंगे वो सब सेम टाइप के सभी कॉटन प्रोड्यूस करेंगे। तो उस स्पीसीज से हमारी ह्यूमन बीइंग का कुछ लेना देना है, तो हाँ है, हम उनसे क्लोथ लेते हैं, ठीक है, हम कपड़ा बनाते हैं, जूट प्लांट की स्पीसीज़ हैं। तो इस तरीके से हर स्पीसीज़ वाले प्लांट से हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। तो इसीलिए, और दूसरा इंटरेक्शन कैसा, एनिमल से भी होता रहता है, जैसे कि हम फूड में मीट या एग या लेदर, चमड़ा जिसे कहते हैं, ठीक है। और क्लोथ बनाने के लिए वूल भी चाहिए हमें, सिल्क भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए। तो ये सारे हमारी जो ह्यूमन बीइंग स्पीसीज़ है वो एनिमल की स्पीसीज़ से भी इंटरेक्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ पर क्या है, डिपेंड है, या आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखती है, और यही चीज़ कहलाती है, ऐसी नंबर ऑफ स्पीसीज़ का एक दूसरे से इंटरेक्शन बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। नाउ कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए, हर स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ कारण ऐसे पढ़ेंगे कि क्यों अब प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना कि हर एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ से रिलेशन रखती है, यानी कि अगर एक स्पीसीज़ भी कम होती जा रही है या ख़त्म हो गई है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी स्पीसीज़ पर पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल काऊ या बफेलो की स्पीसीज़ एकदम ख़त्म हो जाए, सारे काउज़ और बफेलो ख़त्म हो जाए, तो उसका इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग पर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, क्योंकि हमें उनसे क्या मिलता है, मिल्क। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ का फूड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि लॉयन है, ठीक है, अब लॉयन को दूसरे एनिमल नहीं मिल पाएंगे, दूसरी स्पीसीज़ फॉरेस्ट की ख़त्म हो चुकी है, तो लॉयन ऑटोमेटिक मर जाएगा, क्योंकि उसे शिकार करने के लिए अपना फूड ही नहीं मिलेगा। तो एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ पर डिपेंड करती है। तो उसका रीज़न क्या क्या है कि क्यों ये सारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो गई, क्यों लॉस हो गया। और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना मतलब स्पीसीज़ का ख़त्म होना। तो ऐसा क्यों हुआ, तो पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। आपने इतनी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग ने कटाई कर दी है, फ्यूल्स के लिए लकड़ियों को काटा जा रहा है, फैक्ट्रीज़ और होम बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इतना ज़्यादा कटाई कर दी गई है कि अब फॉरेस्ट नहीं बचे। और फॉरेस्ट नहीं होने से फॉरेस्ट में रहने वाले लिविंग थिंग यानी कि प्लांट्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन अब उसमें रहने वाली जो दूसरी वाइल्ड स्पीसीज़ थी, एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स भी मर गए, क्योंकि उन्हें उनका हैबिटेट नहीं मिल पाया,
ठीक है। उन्हें जिस जगह पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हीं के जैसे सेम टाइप के लोग उन्हें नहीं मिल पाए, जैसे कि सेम स्पीसीज़ है ना, मान लो फॉक्स है, लोमड़ी है, तो उसे भी रहने के लिए बहुत सारी फॉक्सेस के साथ ही रहेगी, वो दूसरा एनिमल के साथ प्रॉपर सूटेबल नहीं रह पाएगी, ठीक है। जिस तरह अगर हमें बहुत सारे दूसरे एनिमल के साथ, जैसे कि काउज़ है, काउज़ के साथ एक पर्सन अकेला रह सकता है? नहीं रह सकता। पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अलग स्पीसीज़ है, हम एक अलग स्पीसीज़ है, तो हमें हमारे टाइप के लोग चाहिए ना। तो वैसे ही उस वाइल्ड एनिमल्स की स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट के हट जाने से ना तो उन्हें फूड मिलने लगा, ना रहने के लिए उनके लिए सूटेबल जगह रहने लगी, ठीक है। तो एक ये भी कारण था जिसमें डिफॉरेस्टेशन के कारण स्पीसीज़ ख़त्म होती चली गई और बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। और वुड किस लिए ली जाती है? प्लांट्स क्यों काटे गए, ट्रीज़ क्यों काटे गए? क्योंकि उन्हें फ्यूल चाहिए, फर्नीचर, पेपर वगैरह बनाने के लिए कई इंडस्ट्री में यूज़ होती है ना वुड, तो इसलिए। फिर उसके साथ साथ सिविलाइजेशन करने के लिए, यानी कि जंगलों को हटा हटा के वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई, कम्युनिटी हॉल और दूसरी जितना भी सिविलाइजेशन है, यानी कि जितने फॉरेस्ट है उसको कट करके सिटीज़ में कन्वर्ट करते गए, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत कम था फसलों को उगाने के लिए, इसलिए भी फॉरेस्ट की कटाई कर दी गई। नाउ और साथ में मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए भी उस जगह को फिनिश कर दिया गया, यानी कि वहाँ पर माइंस यानी खदानें बनाई गई, बड़े बड़े प्लांट डाल दिए, तो इस कारण फॉरेस्ट ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये सारे कारण जो थे वो डिफॉरेस्टेशन का सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग मशीनों के द्वारा और ह्यूमन बीइंग अपनी पर्सनल यूजेस को, पर्सनल फैसिलिटी के चक्कर में बहुत सारे फॉरेस्ट को काटता जा रहा है, बहुत सारे ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं, जिसके कारण कई छोटे छोटे इंसेक्ट्स, पेट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स है, फॉरेस्ट फायर और ये सारी भी रीज़न जनरेट हो गए। नाउ ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, फॉरेस्ट का कम होने का कारण एक और है कि जो भेड़ होती है, बकरियां होती है, यानी कि कैटल होते हैं, पशु जो घास चरते हैं, उनको अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में या एक ही जगह पर बार बार उनसे चराई कराई जाए या ग्रेजिंग करवाई जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी प्लांट जब ग्रो होगा उससे पहले ही वो प्लांट को खा लेंगे, उसकी ग्रेजिंग हो जाएगी, तो वहाँ पर प्रॉपर जो उपजाऊपन है, ठीक है, वो नहीं मिल पाएगा। इसके कारण फॉरेस्ट धीरे धीरे बंजर होते चले जाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर ग्रासलैंड जो रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या कारण है कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या क्या समस्या है। ये तो पहला है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि देखो पेड़ अगर कट जाएंगे तो हमें पता है कि मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, प्लांट्स की जो रूट होती है वो उसे होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक है, तो वो बाइंड नहीं हो पाएगी। इसके कारण तेज़ हवा से या पानी से ये मिट्टी बहकर या उड़कर चले जाएगी, और इस केस में सबसे ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर है, जहाँ उपजाऊपन है, जहाँ अच्छे प्लांट ग्रो हो सकते हैं, जिसमें ह्यूमस है, वो सॉइल इधर उधर उड़ जाएगी या बह जाएगी, जिससे मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और फिर वहाँ पर दूसरे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए वो पूरी एरिया धीरे धीरे बंजर हो जाता है, नॉन फर्टाइल हो जाता है और धीरे धीरे वो डेजर्ट बन जाता है, क्योंकि जब प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे तो वो जगह पूरी वेस्ट हो जाएगी। और इस तरह से अगर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। यानी जब भी कोई अच्छी या बोल सकते हैं फर्टाइल जो प्लेस है या लैंड है, वहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाए या मिट्टी की टॉप फर्टाइल लेयर वहाँ से हट जाए और धीरे धीरे वो प्लेस इनफर्टाइल हो जाए, अनउपजाऊ हो जाए, तो और डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। सेकंड है ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है, इस तरह कब, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन होने से यानी पेड़ों के ज़्यादा कटाई होने से क्या हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब वो गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी वो संख्या है वो कम हो गई है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो अब कम मिलने लगी। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल
एटमॉस्फेयर में बढ़ गया, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन जनरेट हो गई। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आजकल वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो गई है। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, कभी बारिश बहुत कम होती है। और ग्लेशियर्स है जो आइस कैप्स है, इस तरह से देखो आप, ये धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहे हैं और इनकी ये जो इससे जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बाढ़ आने की समस्या भी होती है। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट यानी डिफॉरेस्टेशन करने से क्या हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्लांट्स की रूट है सॉइल को लम्स के फॉर्म में बाइंड करके रखेगी, पास रखती है ना, जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है। ठीक है, और अगर सॉइल बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जिसमें क्रैक्स आ गए हैं, प्लांट ग्रो नहीं होने के कारण वो सॉइल सूखी पड़ जाती है। ठीक है, तो उसमें वाटर होल्डिंग यानी जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण बाढ़ भी आती है। क्योंकि आपको पता होगा कि बाढ़ का जो तेज़ी से बढ़ता हुआ पानी है वो जब प्लांट्स या फॉरेस्ट से गुजरता है तो फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े स्टेम्स है और उनकी जो बड़ी बड़ी रूट्स हैं उसमें जो सॉइल को बाइंड करके रखा है वो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह से धीरे धीरे वाटर के फ्लो को कम कर देती है, जिससे जो बाढ़ वगैरह से होने वाला जो नुकसान है वो नहीं हो पाता। तो अब जब पेड़ों को काट दोगे तो फ्लड्स का कारण तो होगा, बाढ़ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल हैबिटेट होते हैं, किसके लिए, जो एनिमल स्पीसी रहते हैं, वाइल्ड एनिमल, उनके लिए। अब धीरे धीरे उन्हें कट करते जाओगे तो उनके लिए तो उनका घर ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए उनका सर्वाइवल करना मुश्किल हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जायंट पांडा दिखाया गया है। ठीक है, वो अब वल्नरेबल स्पीसीज हो जाएगा। वल्नरेबल का मतलब है कि बहुत जल्दी वो एंडेंजर्ड बनने वाला है, और एंडेंजर्ड का मतलब है जिनकी संख्या में बहुत कमी आना, जिसको आप नॉर्मली काउंट कर सकते हो। जनरली हम किसी स्पीसीज़ की काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसके काउंटिंग लेवल पर आ जाए कि मान लो 150 ही बचे या 200 बचे, यानी कि बहुत रेयर कंडीशन है अब उस स्पीसीज़ के बचने की, धीरे धीरे वो अर्थ से ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, उसको हम एंडेंजर्ड कहते हैं। तो जायंट पांडा भी अब वल्नरेबल में स्पीसीज़ में आ चुका है ना। क्यों? क्योंकि ये कहाँ सर्वाइव कर सकता है, बम्बू ट्रीज जहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हो वहाँ पर कर सकता है, लेकिन पिछले 10 सालों से ज़्यादा बम्बू ट्रीज फॉरेस्ट से काट लिए गए, तो अब इनके लिए तो इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, और इसीलिए अब ये वहाँ पर प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमने हमारे डेवलपमेंट करने के लिए बम्बू ट्रीज़ की इतनी कटाई कर दी कि जितने भी जायंट पांडा है अब वो धीरे धीरे मरने लगे हैं, क्योंकि ना उन्हें उनका हैबिटेट मिल पा रहा है, जिसके कारण उनकी लाइफ कम हो गई है, ना वो प्रॉपर फूड प्रोसेस ले पा रहे हैं, फूड वगैरह ले पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है। तो डिफॉरेस्टेशन आपको समझ में आया। ठीक है, पहला कारण क्या था, डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के हमने कॉन्सिक्वेंस देखे। दूसरा है इल्लीगल हंटिंग। और क्या रीज़न है स्पीसीज़ ख़त्म होने के, तो आपने देखा होगा हंटिंग मतलब शिकार। कुछ लोग शिकार के इतने शौकीन होते हैं या अपने पर्पस के लिए, जैसे उन्हें स्किन चाहिए होता है एनिमल का, फर चाहिए, ठीक है, टस्क चाहिए, मतलब उनके दांत वगैरह चाहिए, पंजे के नाखून वगैरह चाहिए, या अदर बॉडी पार्ट्स लेने के चक्कर में वो इल्लीगल मतलब छुप कर शिकार करते हैं, और ऐसी हमारी कीमती स्पीसीज़ को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण वाइल्ड एनिमल्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और लोगों ने उनका कमर्शियल यूज़ कर लिया, यानी कि बिज़नेस पर्पस के लिए उनकी स्किन वगैरह बेचते हैं उन्हें मारकर। तो ये सब चीज़ों के कारण उनकी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म होती जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चीता है जो इंडियन फॉरेस्ट में है, डोडो है जो एक यूनिक बर्ड था, ठीक है, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब धीरे धीरे ख़त्म ही हो चुके हैं, पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, अब अर्थ पर ये दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जैसे सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनका भी इफेक्ट प्लांट और एनिमल पर पड़ता है। जो हम पेस्टिसाइड्स या अदर हार्मफुल केमिकल वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं ना, जैसे खेतों में डाला और खेतों से पानी बहता हुआ नदी नालों तालाबों में जाता है, तो वही पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, इस तरह के केमिकल जो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं वो अंदर जाकर एक्वेटिक लाइफ जो है, जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि फिशेस है, एक्वेटिक प्लांट्स है, उन सबको मार देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पॉइजन की तरह काम करता है। तो जो ऑयल स्पिल होता है, जैसे बड़ी बड़ी जहाज़ों से निकलने वाला वेस्ट ऑयल है, वो उसी वाटर बॉडीज़ में लीक कर देते हैं। वाटर बॉडीज़ में लीक करने के कारण एक्वेटिक लाइफ जो रहती है उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण और पानी गंदा होने के कारण वो मर जाती है। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं वाटर हैबिटेट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। चौथा रीज़न है नेचुरल डिज़ास्टर।
नेचुरल डिज़ास्टर मतलब अब कुछ चीज़ें ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है नेचुरल, ये नेचुरली होती है, इसके कारण भी इफेक्ट पड़ता है स्पीसीज़ पर। जैसे कि अर्थक्वेक आना, भूकंप आना, उसके कारण कई सारे पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है, ये होना, फ्लड्स यानी बाढ़ आना, जिसके कारण पानी अगर सिटीज़ में आ गया तो ये एनिमल्स भी बाहर आ जाते हैं और इनको पानी बाहर आने के कारण इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है, इनकी प्लेस चेंज हो जाती है और यहाँ पर इन्हें ये मर जाते हैं। ड्रॉट्स मतलब सूखा पानी नहीं गिरने के कारण भी एनिमल्स मर जाते हैं। साइक्लोन्स, तूफान आने, ठीक है, चक्रवात आने, हरिकेन्स, ठीक है, ये सब कुछ प्लांट और एनिमल के स्पीसीज़ को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो अब ये पढ़ेंगे, डू यू नो इन 2012 काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम विटनेस्ड अ सवर फ्लड विथ किल्ड अराउंड 600 एनिमल। मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आने से 600 एनिमल, जिसमें एलिफेंट्स, राइनोसोरस, इतने एनिमल्स वहाँ पर मर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई कि स्पीसीज़ इतनी जाति ख़त्म हो गई ना। 600 एनिमल का मरना मतलब उनकी स्पीसीज़ में उनकी काउंटिंग कम होना, ठीक है। अगला है एक्जोटिक स्पीसीज़, यानी कुछ एनिमल और प्लांट है जो उनके ओरिजिनल प्लेस से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। जैसे कुछ अदर प्लेस से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो वो उस प्लेस पर हो सकता है सर्वाइव नहीं करें। उस प्लेस पर मौसम चेंज होना या उनका एडवर्स इफेक्ट होने के कारण वो अपनी नेटिव, यानी कि जहाँ से वो जन्म लिया है उन्होंने, नेटिव का मतलब होता है जहाँ से वो प्रोड्यूस हुए हैं, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस हैबिटेट में, ठीक है, वहाँ पर सर्वाइव करने के एबल नहीं हो जाते। मतलब जैसे किसी एनिमल ने जहाँ पर भी जिस तरह के हैबिटेट में जन्म लिया है उस तरह के हैबिटेट में एकदम चेंज आ जाना, तो क्या वो उस चेंज को बिहेव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, फिर वो मर जाएगा, धीरे धीरे उसे फूड नहीं मिलेगा, फिर उसे सर्वाइव करने के लिए उसका सूटेबल हैबिटेट नहीं मिलेगा, इस कारण उसकी डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं, हम इतने सालों से जिस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, अचानक ये पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए और अचानक यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस पर एटमॉस्फेयर सेट हो जाए, मतलब इतनी ठंड होने लग जाए और फिर कभी सनलाइट कभी ना आए, तो क्या हम इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप नेटवर्क का और इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, स्पीसीज मर जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हायासिंथ है ये, ठीक है। अब ये वाटर हायासिंथ क्या होता है, ये एक एक्जोटिक स्पीसीज़ है जो इंडियन वाटर में एंटर्ड हो चुकी थी, है ना, और जिसने बहुत फास्ट ग्रो किया और पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लिया, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उगती है। नाउ दिस एक्जोटिक वेराइटीज इज थ्रेटनिंग ऑफ सर्वाइवल ऑफ मैनी नेटिव एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ इंडिया। और कई सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स थे उनको ग्रो करने के लिए इसने अपनी स्पेस ही नहीं दी। कुछ ऐसा रीज़न भी क्रिएट हो जाता है, हैबिटेट का चेंज होना, या फिर बोल सकते हैं कि नई स्पीसीज़ जनरेट हो गई जिसके कारण पुरानी स्पीसीज़ जो वहाँ पर ग्रो होनी चाहिए थी उसको स्पेस ही नहीं मिली, तो वो स्पीसीज़ तो कम हो गई ना। तो इस तरीके से एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ पर इफ़ेक्ट डालने से भी वो स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आज तक हमने आज के लेक्चर में टोटल वो रीज़न पढ़ लिए कि क्या रीज़न से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। ओके, थैंक यू।